क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान की सीरीज़ चल रही है और इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत में जो बचे हुए टॉपिक रह गए हैं उनको कवर करेंगे और इसके साथ ही इस सेशन में हम आधुनिक बिहार को स्टार्ट करने वाले हैं। जहांदार शाह कालीन बिहार कैसा था? एक साल ही तक था इनका हिसाब किताब, 1712 से 13। पूर्व सूबेदार हुसैन खां की बहन का पुत्र गैरत खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया, जो कि सूबेदार हुसैन खां की बहन का पुत्र था। वो 1712 से 14 तक बिहार का सूबेदार रहा। बिहार में जहांदार शाह के शासन को नकार दिया गया। अमीर और जागीरदारों ने फर्रुखसियार का साथ दिया था। हुसैन अली खां और उसका भाई अब्दुल्ला खां, जो कि इलाहाबाद का नायब सूबेदार था, उसके सहयोग से फर्रुखसियार ने एक विशाल सेना एकत्रित कर लिया। भोजपुर के उज्जैनिया राजपूत जमींदार सिद्धिस्ट नारायण ने फर्रुखसियार को 10,000 सवार और 30,000 बरकन दाज प्रदान किए। सिद्धिस्ट नारायण ने इसके बाद 10 फरवरी 1713 को आगरा के समीप जहांदार शाह और फर्रुखसियार के बीच में युद्ध हुआ। जहांदार शाह पराजित होता देख करके वो वहाँ से भाग निकला। फर्रुखसियार के सैनिकों ने उसका पीछा किया। वो जेल की कोठरी में जा छिपा था। फर्रुखसियार के सैनिकों ने उसे पीट पीट करके वहीं पे मार डाला। वो 10 महीने 25 दिन राज्य किया था। इस दौरान बिहार में अव्यवस्था फैली हुई थी। फर्रुखसियार कालीन बिहार 1713 से 19। फर्रुखसियार का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ था। इसका जन्म भी पटना में ही हुआ था। सैयद खां बिहार का सूबेदार था। 1714 में मीर जुमला 1 वर्ष के लिए बिहार का सूबेदार रहा। 1716 से 18 तक सर बुलंद खां बिहार का सूबेदार रहा। इस अवधि में विद्रोही जमींदारों के खिलाफ कई सैनिक अभियान चलाए गए। 1716 से 18 तक सर बुलंद खां बिहार का सूबेदार रहा। सियार उल मुत्ताखरीन के अनुसार उसने भोजपुर के उज्जैनिया जमींदार सुदेश नारायण, धर्मपुर के जमींदार हरि सिंह और पलामू के जमींदारों के विद्रोह को दबाया था। सर बुलंद खां के बाद खान जमान खां 1718 से 21 तक बिहार का सूबेदार रहा। बादशाह फर्रुखसियार और सैयदों के बीच में फूट पड़ना शुरू हो गया। मीर जुमला ने फर्रुखसियार को सलाह दिया कि वो शासन व्यवस्था बरहा के सैयदों के हाथ में न चला जाए। उसने ये भी सलाह दिया कि पुराने उमराव का पद समाप्त कर दिया जाए। इससे सैयदों के बीच में फर्रुखसियार के प्रति नफरत फैली। सैयदों ने फर्रुखसियार को सिंहासन से उतारने का फैसला लिया। फिर रबी उद दरजत कालीन बिहार 1719। फर्रुखसियार को सिंहासन से हटाने के बाद 18 फरवरी 1719 को शमशुद्दीन अबुल बरकत रफ़ीउद्दरजद बादशाह बना, जो कि रफ़ीउद शान का पुत्र और बहादुर शाह का पौत्र था। उस समय उसकी आयु महज 20 वर्ष थी। पहले ही दिन उसने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया। राजकाज में बादशाह की कुछ नहीं चलती थी। वो सैयद बंधुओं का कठपुतली था। निज़ाम उल मुल्क बहादुर पतजंग को बिहार की सूबेदारी प्रदान किया गया। निकोसियर कालीन बिहार 1719। रफ़ीउद्दरजद के वास्तविक उत्तराधिकारी रफ़ीउद्दौला के स्थान पर निकोसियर गद्दी पर बैठा। आगरा के सिपाहियों ने निकोसियर को बंदी खाने से निकाल करके बादशाह बना दिया। वो सैयदों का प्रतिद्वंदी रह चुका था। खान जमान खां बिहार का सूबेदार था। निकोसियर को बंदी बना करके सलीमगढ़ भेज दिया गया, जहाँ पे 11 मार्च 1723 को वो मर गया। वो कुछ सप्ताह ही राज कर पाया था। रफ़ीउद्दौला कालीन बिहार 1719। निकोसियर के बाद रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। वास्तव में वो सैयद हिम्मत खां द्वारा नियंत्रित बादशाह था। सैयद बंधुओं की निगरानी पर ही वो कुछ कर पाता था। खान जमान खान बिहार का सूबेदार था उसके समय। इसके बाद आए मोहम्मद शाह कालीन। तो मोहम्मद शाह कालीन बिहार कैसा था? 1719 से 48। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बिहार में कई सूबेदार अल्पकाल के लिए नियुक्त हुए थे। बहारुल मवास और
तज़किराए सलातीन छागता से जानकारी मिलती है कि नुसरत खां के पश्चात अकीदत खां सूबेदार बना। उसके पश्चात फ़खरुद्दौला 1722 से 34 तक बिहार का सूबेदार बना। परंतु तज़किराए सलातीन छागता से ये भी जानकारी मिलती है कि अकीदत खां के पश्चात मरहमत खां, बाकर अली खां और फ़िरहादी अली खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। अकीदत खां के काल में उसके भाई अकीदतमंद खां को सहसराम तथा सजवार राय को चंपारण का प्रमुख बनाया गया था। परंतु राजा सिताब रैया के स्रोतों से जानकारी मिलती है कि सरबुलंद खां के पश्चात ज़मान खां, अब्दुल रहीम खां तथा मरहमत खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद फ़र्रुखसियार फ़खरुद्दौला बिहार का सूबेदार बना। फ़खरुद्दौला 1727 से 34 तक सूबेदार था। फ़खरुद्दौला की बर्खास्तगी के बाद बिहार में अव्यवस्था का माहौल था। अव्यवस्था की स्थिति में अलीवर्दी खां 1734 में अजीमाबाद पहुंचा। उसने कई प्रशासनिक सुधार किए। उसने चिंतामन दास को दीवान तथा जानकी राम को अपना सलाहकार बनाया। अलीवर्दी खां ने 1734 में सर्वप्रथम भोजपुर के जमींदारों पर आक्रमण किया। उसके पश्चात दरभंगा राज के राजा राघव सिंह के खिलाफ अभियान चलाया। टिकारी के राजा सुंदर सिंह, नरहट के जमींदार कामगार खां, रामगढ़ के जमींदार विशुन सिंह, बेतिया के राजा ध्रुव सिंह तथा हाजीपुर के जमींदार सहित अन्य जमींदारों पर कर न देने वाले राजाओं तथा जमींदारों को कर देने के लिए बाध्य कर दिया। शीघ्र ही सूबे की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो गई। उसने दिल्ली दरबार को दी जाने वाली वार्षिक मालगुजारी की राशि को बढ़ा करके 20 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दिया। बिहार में अलीवर्दी खां की सफलताओं और महत्वाकांक्षाओं को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। उसने बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद शाही अधिकार पत्र प्राप्त करके बंगाल का नवाब बन बैठा। बंगाल का सूबेदार बनने के पश्चात उसने अपने भतीजे व दामाद जैतुद्दीन हैबत जंग को बिहार का उप नवाब बनाया। अलीवर्दी खां के बंगाल जाते ही भोजपुर के उज्जैनिया जमींदारों होरिल सिंह और उदवंत सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, जिससे कि जैतुद्दीन हैबत जंग ने विद्रोह को दबाया। पद्मराज के राजा रामगढ़ के राजा को पराजित किया और चतरा के किले पर अधिकार कर लिया। बंगाल का शासक अलीवर्दी खां को मराठों और अफगान विद्रोहियों के आक्रमणों से सामना करना पड़ा। 1742 में अफगान विद्रोहियों ने हैबत जंग की हत्या कर दी। मराठा पेशवा बालाजी राव ने 1743 में बिहार पर आक्रमण किया। मराठे रघुजी भोसले के नेतृत्व में आगे बढ़े। मराठे यहाँ पे पराजित हुए परंतु अलीवर्दी खां के उड़ीसा के अधिकांश मार्गों पर अधिकार कर लिया। मराठों ने वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का उद्धार किया। बिहार का उपशासक हैबत जंग की हत्या हो जाने के बाद अलीवर्दी खां ने राम नारायण को बिहार का उपशासक बनाया। किसको? राम नारायण को। अहमद शाह कालीन बिहार 1748 से 54। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका इकलौता पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। वो भोग विलास में लिप्त रहने वाला बादशाह था। इस कारण बिहार के आजिमाबाद में आय व्यय के ब्यौरे में काफ़ी हेरफेर किया जाने लगा। अहमद शाह के शासनकाल में बंगाल बिहार का शासक अलीवर्दी खां तथा उपशासक राम नारायण था। अंग्रेजों को स्वेच्छाचारिता तथा महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जा रही थी अंग्रेजों की, जिसका प्रमाण बंगाल और बिहार दोनों पर पड़ रहा था। वे राजघरानों के अंदरूनी प्रसंगों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। उनकी आय अलीवर्दी खां के 3 करोड़ पौंड के खजाने तथा 20 लाख पौंड की वार्षिक आय के ऊपर पहुंच चुकी थी। इस विशाल धनराशि को हथियाने के लिए कर्नल स्कॉट ने हिंदुओं के बीच में मुसलमानों के प्रति दुर्भावना का बीजारोपण कर दिया था। सेठ अमीचंद की मदद से कई हिंदू राजाओं को वो अपनी ओर मिला भी लिया था। अंग्रेजों के द्वारा निरंतर चुंगी की चोर करने के कारण बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इस कारण बिहार का उपशासक राम नारायण पर काफ़ी दबाव पड़ने लगा था। बिहार के प्रशासन तंत्र को अंग्रेजों ने घूसखोरी के बदौलत भ्रष्ट भी करते जा रहे थे, जिससे कि राम नारायण की परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद 10 अप्रैल 1756 को बंगाल बिहार का शासक व नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। बिहार का शासक और अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री अमीना बेगम का पुत्र
सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बिहार का उपशासक राम नारायण सिराजुद्दौला के प्रति भी वफादार बना रहा। शाही कैद खाने में पड़े हुए सभी शहजादे भयभीत थे। कोई भी बादशाह बनने को तैयार नहीं हुए। किसी तरह शहजादा अजीजुद्दीन को तैयार किया गया। वह जहांदार शाह का पुत्र और बहादुर शाह प्रथम का पौत्र था। वो अजीजुद्दीन जहांदार शाह का पुत्र और बहादुर शाह प्रथम का पौत्र था। इसे अजीजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर सानी द्वितीय की उपाधि देकर के जुलाई 1754 को बादशाह घोषित कर दिया गया। बिहार में अराजकता की स्थिति थी। तो आलमगीर द्वितीय कालीन बिहार कैसा था 1754 से 59। बिहार का क्षेत्र बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला के अंतर्गत था। बिहार के संबंध में अधिकांश निर्णय बंगाल के सूबेदार के द्वारा लिया जाता था। प्लासी युद्ध से पहले सिराजुद्दौला के सरदारों को अंग्रेजों ने मुंह मांगी रकम प्रदान कर दी थी। सिराजुद्दौला की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। फलतः प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला आसानी से पराजित हो गया। बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफर ने नवाब पद को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, किंतु मीर जाफर नाम मात्र ही शासक था। मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए तथा 24 परगनों का जागीरदार भी प्रदान किया। बिहार का उपशासक राम नारायण ने निश्चय किया कि वो मीर जाफर और अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। राम नारायण ने मीर जाफर के नवाब बनने के बाद ही बिहार में भी उसकी सूबेदारी की घोषणा कर दी। प्लासी युद्ध के पहले बंगाल बिहार मराठों के आधिपत्य में था। इन दोनों से उन्हें नियमित चौथ मिलती थी। फिर भी अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली आदि गोरे व्यापारी क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। 23 फरवरी 1758 को पटना में दरबार लगा, जहां पे मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का नवाब और राम नारायण को उप नवाब बनाया गया। कंपनी के साथ संधि हुई और अंग्रेजों ने बिहार के शोरे व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया। मुगल बादशाह आलमगीर का बड़ा पुत्र अली गौहर बंगाल और उड़ीसा का भी प्रभारी था। उसने बिहार में अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में जुट गया। उसे अवध के नवाब, बंगाल के सुजाउद्दौला, इलाहाबाद के सूबेदार कुली खां का भी सहयोग मिल रहा था। 30 नवंबर 1759 को इमाद उल मुल्क के शह पर अफगानों ने बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। उस समय आलमगीर का पुत्र अली गौहर पटना में था। उसी दिन काम बख्श के पौत्र मयूसन्नत के पुत्र युवराज मुही उल मिल्लत को अफगान विद्रोही गाजिउद्दीन फिरोज जंग ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि देकर के तख्त पर बिठा दिया, परंतु उसे वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं माना गया। इसके बाद मराठा सरदार सदाशिवराव के सह पर मिर्जा जवान बख्श तख्त पर बैठा, जो आलमगीर द्वितीय का पौत्र था। शाह आलम द्वितीय कालीन बिहार कैसा था 1759 से 1806 ईस्वी। शहजादे अली गौहर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार पटना में मिला। बंगाल का नवाब सुजाउद्दौला अजीमाबाद आकर के अली गौहर से मिला। दोनों इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके अपने को बादशाह घोषित कर दिया। उसके उत्तराधिकारी के रूप में नजीबुद्दौला, सुजाउद्दौला और अहमद शाह अब्दाली ने सहायता की थी, परंतु वो दिल्ली में नहीं जा सकता था। मराठों की सहायता से 1772 में दिल्ली आ सका था। 6 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें कि मराठा पराजित हुए थे। पानीपत के युद्ध के बाद अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को बादशाह बनाया, इसलिए दोनों बादशाह बने शहजादे अंधकार में छिप गए। शाह आलम बिहार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पटना की ओर प्रस्थान किया। मीर जाफर, मीरन तथा राम नारायण शाह आलम द्वितीय के साथ में युद्ध नहीं करना चाहते थे, जबकि अंग्रेजी सेना का प्रधान कर्नल केलो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था। राम नारायण तो अंग्रेजी सेना के पहुंचने से पहले ही मुगल सेना के साथ टकराया भी, परंतु उसे पीछे लौटना पड़ा था। राम नारायण की पराजय का कारण ये था कि उसके
3 सेना प्रमुख सेना नायक पहलवान सिंह, मुराद खां और अहमद खां कुरैशी युद्ध के बीच शाही सेना के साथ हो गए थे। यही पराजय का कारण बना। कर्नल केलो के सह पर मीरन की हत्या कर दी गई। इससे मीर जाफर को आघात लगा। उसने स्वेच्छा से नवाब का पद त्याग दिया। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम 1760 में बिहार का नवाब बना। उसके नवाब बनने से अंग्रेजों का हित साधक उप नवाब राम नारायण की स्थिति शोचनीय हो गई। मीर कासिम ने बकाया खिराज के विरुद्ध एक बड़ी धनराशि शाह आलम को सौंपी और 24 लाख रुपए देने का वायदा भी किया। शाह आलम ने मार्च 1761 में मीर कासिम को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी प्रदान कर दी। मीर कासिम ने राम नारायण के आय व्यय का ब्यौरा मांगा तथा राजा राजवल्लभ को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। अंग्रेजों ने अपना हित देखते हुए राम नारायण की गिरफ्तारी में सहयोग किया। इससे उन्हें 7 लाख रुपए का लाभ हुआ था। गबन के आरोप में राजा राम नारायण को पदच्युत कर उसकी जगह 1762 में राजवल्लभ को बिहार का उप नवाब बनाया गया, परंतु 40 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप बना करके उसे भी मुंगेर के किले में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों का काउंसिल नवाब के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे। फलतः मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। वहां एक किले का निर्माण करवाया। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, इसलिए 1762 में पटना फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी बनने के साथ एलिसस ने मीर कासिम पर भगोड़े यूरोपियनों को शरण देने का आरोप लगाया। 30 नवंबर 1762 को एलिसस के शिकायतों पर गवर्नर बंसी टाट तथा वॉरेन हेस्टिंग्स मुंगेर पहुंचे। मीर कासिम के साथ संधि हुई। इस संधि के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। अंग्रेज संधि से पलट गए। अंग्रेज मीर कासिम को गद्दी से उतार करके उसकी जगह पे मोहम्मद जाफर अली खां को नवाब बनाना चाहा। इससे नाराज होकर कि मीर कासिम ने पूर्व में बंधक बनाए 148 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने पटना पर आक्रमण कर दिया, जिससे मीर कासिम को पलायन कर अवध जाना पड़ गया। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं का अंग्रेजों की सेना से बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें कि नवाब और बादशाह की सेनाओं को पराजय मिली। इस युद्ध में 846 अंग्रेज और 7072 संयुक्त मोर्चा के सैनिक मारे गए। अंग्रेजी सेना के मेजर मुनरो कार्नक ने बड़ी कुटिलता से युद्ध को जीता था। पूर्व में ही उसने संयुक्त सेना की सामरिक क्षमता का पता लगा लिया था। संयुक्त मोर्चा के शिविर तक में उनकी घुसपैठ हो चुकी थी। अंग्रेजों ने संयुक्त मोर्चा के कप्तानों, तोपचियों आदि को मुंह मांगी रकम पहले ही प्रदान कर चुके थे। मोर्चे के बड़ी संख्या में सैनिकों ने युद्ध किया। मोर्चे की बड़ी संख्या में सैनिकों ने युद्ध तो किया ही नहीं, फलतः संयुक्त मोर्चा को पराजित होना पड़ा। 3 मई 1765 को इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान में एक और युद्ध हुआ, जिसके बाद मुगल बादशाह पूर्णतः अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। अंग्रेजों के दबाव में आकर के 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देनी पड़ी। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। इस युद्ध के परिणाम एवं संधि से भारतीयों और अंग्रेजों पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों में सर्वसत्तावादी बनने की लिप्सा उग्र हो गई। दूसरी ओर बिहार में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। 12 अगस्त 1765 की संधि के तहत बिहार में कंपनी शासन की नींव रख दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा सूबों के लिए बादशाह की ओर से दीवान बन गई और इन सूबों से लगान वसूल करने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। परंतु निजामत यानी प्रशासन और फौजदारी न्याय बंगाल के नवाब के अधिकार में ही रहा। शासन को इन 2 मार्गों में बांट करके 2 विभिन्न शक्तियों के हाथों में देने के कारण ही इस शासन को दोहरा या द्वैत शासन कहा गया। कंपनी ने 2 नायब नियुक्त किए, बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय। इस प्रकार कंपनी ने अपना उत्तरदायित्व अपना 2 भारतीयों को सौंप करके उनके माध्यम से धन प्राप्त करने लगे।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आंतरिक व्यापार पर भी कंपनी का अधिकार हो गया। बिहार की वस्त्र, कुटीर तथा अन्य उद्योगों की स्थिति खराब होने लगी। कृषि पर भी बुरा असर पड़ने लगा। इन्हीं पर आधारित व्यापार करने वाले वैश्यों की स्थिति भी गड़बड़ा गई। 1766 में बिहार के प्रशासन के लिए धीरज नारायण सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन को लेकर के एक प्रशासनिक परिषद का गठन किया गया। जेम्स अलेक्जेंडर के काल में ही प्रशासनिक परिषद बनाई गई थी, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को दूर नहीं किया जा सका। 1770 में लगान परिषद की स्थापना की गई, जो कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। जेम्स अलेक्जेंडर रेवेन्यू बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुआ था। रॉबर्ट पाल्क एवं जॉर्ज वेनिस्टार्ट रेवेन्यू बोर्ड के अन्य सदस्य थे। बिहार में लगान वसूलने का कार्य इस परिषद की निगरानी में किया जाने लगा था, जबकि सिताब राय के अधिकार में सामान्य प्रशासन यानी निजामत में कार्य कर रहे थे। सिताब राय 1770 में बिहार में अकाल पड़ गया। पटना में प्रतिदिन 60 से 70 लोग भूख से मरने लगे। बक्सर से लेकर के मुंगेर तक पानी की भारी कमी हो गई। पूर्णिया और भागलपुर के क्षेत्रों में 1/3 से अधिक आबादी समाप्त हो गई। ऐसी भयावह स्थिति में भी अंग्रेज अत्याचारी ढंग से राजस्व वसूलने का कार्य करते रहे थे। कुल आबादी के 35% लोग अकाल में मर चुके थे। किसानों की आधी आबादी मर चुकी थी। 1770 में भी ज़्यादा 1783 में अकाल रहा था। 70 से भी ज़्यादा। 1769 में निरंतर अकाल पड़ने से बिहार की जनता पूरी तरह से असहाय हो गए थे। अनाज भंडारण के लिए पटना में विशाल भवन बनाया गया, जो कि गोल घर के नाम से जाना गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को पद से हटा दिया। सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को राय रयान की उपाधि से नवाजा गया। 1781 में पटना और गया क्षेत्रों को मिलाकर के बिहार का एक नया जिला बनाया गया। बिहार के प्रशासन चलाने के लिए जिला कलेक्टर और एक जिला न्यायालय की स्थापना की गई। सामान्य प्रशासन के परिक्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा था। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट प्रांतीय सभा का पुनर्गठन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बन जाने के बाद निरीक्षक, जो इस समय कलेक्टर कहे जाते थे, वो बिहार परिषद को खत्म करके बिहार के लिए प्रांतीय सभा का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद 1783 में जॉन शोर ने एक नई लगान व्यवस्था की नींव रखी, जो कि लगान वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ बिहार में स्थायी रूप से लागू हुआ। 1790 में अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ, जो कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में चोरी, ठगी, मारपीट, डकैती आदि का मुकदमा देखने लगा था। 22 मार्च 1793 को बिहार के लिए भू राजस्व के स्थायी प्रबंध की व्यवस्था की गई। इस नियम के तहत जमींदार और राजस्व वसूल करने वालों को भूस्वामी बना दिया गया। दूसरी ओर किसानों को मात्र रैयत का दर्जा देकर के उनका स्तर निम्न कर दिया गया। उनसे भूमि संबंधी अन्य परंपरागत अधिकार भी छीन लिए गए। वे अब जमीन के मात्र किराएदार मात्र रह गए थे। लगान की दर ऊंची रखी गई। स्थायी बंदोबस्त ने पूरे बिहार में महाजनी एवं सूदखोरी को बढ़ावा दिया। किसान अपनी जमीन गिरवी रख कर के भू राजस्व देने के लिए बाध्य होने लगे। इससे परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जमींदारों, महाजनों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए। इसके बाद अकबर शाह द्वितीय कालीन बिहार 1806 से 37। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर शाह द्वितीय के रूप में 1806 में गद्दी पर बैठा। अपने पिता के समान वह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा था, परंतु वे मराठों से भय रखते थे। मराठों के विरुद्ध वे मुसलमानों को भड़का भी रहे थे। बहादुर शाह द्वितीय कालीन बिहार 1837 से 58। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद 1761 में मुगल साम्राज्य आप समाप्त हो गया अपने आप ही। राजधानी वीरान हो जाती है। बहादुर शाह जफर के पूर्व ही मुगलों का यश और वैभव विलीन हो गए थे। बिहार में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, जिससे वे अप्रत्यक्ष होकर के शासन चला रहे थे। मुगलों का प्रभाव बिहार पर समाप्त हो चुका था। बहादुर शाह जफर दिल्ली पर नाम मात्र का शासक रह गया था। बिहार से बंगाल पर उसके नाम के सिक्के ढलने भी बंद हो गए थे। बहादुर शाह जफर के पूर्व शाह आलम
के लिए कुतुब मीनार के समीप उनके लिए निवास स्थान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने निश्चय कर लिया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद शाही खिताब नहीं माना जाएगा। इसके बाद तुरंत ही 1857 का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। 1857 का विद्रोह बिहार में भी फैल गई। बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहरी नामक स्थान से हुई। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। बिहार में विद्रोहियों की कमान कुंवर सिंह के हाथों में आ गई। बिहार में विद्रोह चलता रहा, परंतु अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर ली। मुगल बादशाह को विद्रोह कराने के जुर्म में लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर 1862 में 87 वर्ष की अवस्था में इस संसार से विदा हो गए। इस तरह मुगल व्यवस्था भारत से समाप्त हो जाती है। ये था मध्यकालीन भारत। अब जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, हम स्वयं मूल्यांकन करेंगे कितनी चीज़ें हमें अब तक हमने इससे सीखा है इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? किस मुग़ल बादशाह ने दिया था जजिया कर को बंद कर देने का आदेश? रफ़ी-उद-दरजत ने। सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुग़ल बादशाह रहा था? रफ़ी-उद-दौला। किस मुग़ल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बहादुर शाह प्रथम के काल में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुए युद्ध के समय में बिहार का शासक कौन था? बिहार का शासक था बहार खान नुहानी। किस मुग़ल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखशियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ था? घाघरा युद्ध से बाबर को बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया था बाबर का। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा था। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई थी। तो ये सभी चीज़ें हासिल हुई थी बाबर को। पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? अजीम के। बाबर के समय में बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? बाबर के समय 4,05,60,000 था वार्षिक राजस्व। 4,05,60,000। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया? अजीम ने। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। नेक्स्ट, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया गया किस सन में दिया गया? 1580 में। मुगल सूबा बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कौन बना था? मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में। किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? 1677 में मिला था। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? 5%। अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? अकबरकालीन बिहार के 43,17,044 रुपये। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? किसके सूबेदारी काल में? लश्कर खां के काल में। कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार बनाया गया था? 1587 में। मुमताज़ महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? 1639 में। 1639 में। पटना में बागे ज़फ़र खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? सईद खां ने।
किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? लश्कर खां के काल में आया था। अकबर के द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 199 परगनों में। शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? शहजादा मुराद का कब्र है पटना अस्पताल के निकट। किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? सैफ खान ने करवाया था पटना में मदरसे का निर्माण। जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार नियुक्त किया था? जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया था? बाज बहादुर को, लाल बेग को। किसको किया था? लाल बेग को। किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ था? मुराद के। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय प्रशासन को सिप हसलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया? सूबेदार। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? इब्राहिम खान ने बनवाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? 1576 में। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर के अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर। शहजादा खुर्रम के 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? पटना, परवेज और सासाराम पर। जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? 1621 में बनाया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक काल को। आधुनिक का अर्थ है नए जमाने का यानी वर्तमान काल का। एक ऐसा दृष्टिकोण जो मनुष्य की नियति को पूरे परंपरा से संबद्ध ना मान करके नए युग की स्थितियों के अनुसार होने का अर्थ में लिया जाता है। मुगल काल में भारत का संबंध यूरोपीय देशों से हुआ और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। 1620 में पटना में रॉबर्ट ह्यूज ने फैक्ट्री स्थापित की। यूरोपियन व्यापारियों ने बिहार के कई स्थानों पर उद्योग स्थापित किए। यूरोपीय व्यापारी के संपर्क से बिहार में पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप में तीव्रता के साथ में परिवर्तन आने शुरू हो गए। इसी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया है। इसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन बिहारी समाज में आए हैं, उससे ही हमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया रही है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने भारत में यूरोपियनों के आगमन के साथ आधुनिक काल की रेखा निर्धारित किया है। तो यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में कैसे आगमन हुआ? मध्यकालीन बिहार सूती, रेशम वस्त्र, अनाज, शोरा, आभूषण और अन्य वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार पटना तथा भागलपुर प्रमुख व्यापारिक मंडी थी। गंगा नदी से नाव के द्वारा व्यापार होता था। यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास में बिहार में आगमन हुआ था। यूरोपवासियों के लिए भारत ऐश्वर्यपूर्ण वैभव का प्रतीक था, इसलिए यूरोपियन व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आना शुरू कर दिए थे। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए थे। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। हुगली से जलमार्ग के द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन ला करके पटना मंडी में बेचते और यहाँ से सूती वस्त्र और अन्य वस्तुओं को खरीद करके यूरोप ले जाते थे। इससे उन्हें भारी लाभ होता था। हॉलैंड के व्यापारियों ने यानी डच के व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की।
डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्से का भवन है। अन्य डच व्यापारियों की फैक्ट्री वर्तमान पटना सिटी में नेपाली कोठी के निकट में थी। इसकी स्थापना 1774 के लगभग हुई थी। अंग्रेजों ने 1651 में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया, गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के अनुसार। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति मात्र थी। अंग्रेज आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। जॉब चारनाक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। वो इस पद पर 1680 से 81 तक रहा था, महज 1 साल। बिहार का सूबेदार शाहस्ता खां के द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जॉब चारनाक क्षुब्ध हो गया था। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी व्यापार के सिलसिले में बिहार का दौरा करते रहे थे। फ्रांसीसी यात्री तैवर्निए ने अपनी डायरी में लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी है। पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया उसने, परंतु फ्रांसीसी व्यापारियों की रुचि बंगाल के चंद्रनगर पर थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंद्रनगर में व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। बंगाल के चंद्रनगर में वे बिहार की मंडियों से वस्तु को खरीद करके चंद्रनगर में ले जाते, फिर वहां से फ्रांस में। यूरोपीय व्यापारी वर्ग के कारण बिहार का व्यापार मध्य एवं पश्चिमी एशिया, अरब देशों में समृद्ध रूप से विकसित हुआ। यूरोपियन व्यापारी मुगल पदाधिकारियों, कर्मचारी, सैनिकों के आतंक के साए में व्यापार करते थे। फिर भी यूरोपियन व्यापारियों की वजह से बिहार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रधान अड्डा भी बन गया था। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को 1766 में बिहार का नायब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया। इसी वर्ष नायब धीरज नारायण को अराजकता फैल जाने के कारण पद से हटा दिया गया, जिससे कि वो भी अंग्रेजों का विद्रोही हो गया। 1768 में बिहार का नायब सिताब राय बने। इनके समय में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी टॉमस रम्बोल्ड नियुक्त हुआ था। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में पटना आया था। उसने पटना की समृद्धि, धनी वर्गों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली का चित्रण अपनी डायरी में लिखा था। उसने शाहजहां के काल में पड़े अकाल के विषय में विशद वर्णन किया है। 1630 से 1634 तक वो बिहार में रहा था। बिहार में कंपनी सरकार की द्वैत शासन व्यवस्था 1765 से 72, 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध ने बिहार की राजनीतिक स्थिति ही बदल दी। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की समृद्ध सेनाओं को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद 3 मई 1765 को इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान में एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुआ। इसके पश्चात मुगल बादशाह आंतरिक स्थिति, षड्यंत्र, सरदारों और दगाबाजी आदि से तंग आकर के और अंग्रेजों के दबाव में आकर के 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी, राजस्व प्रशासन। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार कर दिया। इस तरह इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी इन सूबों के लिए मुगल बादशाह की ओर से दीवान बन गया। इस तरह बिहार में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। संधि के तहत कंपनी को लगान वसूलने और असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार भी उसे प्राप्त हुआ, परंतु प्रशासन और फौजदारी न्याय बंगाल के नवाब के अधिकार में ही रहा था। शासन को इन 2 भागों में बांट कर 2 विभिन्न शक्तियों के हाथों में देने के कारण इस शासन को दोहरा यानी द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। कंपनी सरकार ने 2 नायब नियुक्त किए, बंगाल के रज़ा खां और बिहार के सिताब राय, बिहार के लिए। इसके साथ अंग्रेज राजनीतिक सत्ता का विस्तार करते गए। बंगाल के नवाब को 50 लाख वार्षिक भत्ता दे करके संपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार कंपनी ने प्रत्यक्ष किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में नहीं ली और न ही प्रत्यक्षतः शासन का उत्तरदायित्व किया, परंतु व्यवहारिक रूप से लगान वसूलने के साथ साथ सेना भी उसके पूर्ण नियंत्रण में थी। बिहार और बंगाल के
नायबों के माध्यमों से अंग्रेज धन प्राप्त करने लगे थे। अंग्रेज मुगल, अफगानी तथा भारतीयों पर द्वैत शासन के माध्यम से नियंत्रण करते चले गए। द्वैत शासन तथा अकाल के लिए बिहार में अव्यवस्था फैला दी। इसे रोकने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, परंतु इस परिषद के सदस्यों में आपसी सामंजस्य न रहने के कारण अव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस प्रकार द्वैत शासन के काल में बिहार की स्थिति क्रमशः दयनीय होती चली गई। कंपनी सरकार सिर्फ धन इकट्ठा करना चाहती थी, यही उनकी प्रमुख नीति थी। लगान व बकाया वसूलने का कार्य बर्बरतापूर्वक किया जाने लगा, जिससे कि किसान, व्यापारी और आम जनता परेशान होने लगे। उन्होंने कंपनी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। बिहार में द्वैत शासन स्थापित थी, जिसका बुरा असर विकास के साथ साथ आम जनता पर भी पड़ने लगी। बिहार की जनता द्वैत शासन व्यवस्था का विरोध करने लगे थे। अंततः 1772 में द्वैत शासन हटा करके गवर्नर का शासन स्थापित किया गया। 3 अप्रैल 1772 को वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर का पद संभाला। उसने द्वैत शासन की असफलता को देखते हुए उसे समाप्त कर दिया और बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रशासन को कंपनी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। आगे बढ़ते हैं विद्रोह एवं प्रतिरोध। दरभंगा, डुमरांव, टेकारी, छोटा नागपुर खास, मानभूम, सिंहभूम, पलामू, रामगढ़ आदि राज्य पर कंपनी सरकार के नियंत्रण के साथ उसके अधीनस्थ राजाओं, जमींदारों के साथ उनकी राजस्व वसूली क्षेत्रों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वे परंपरागत व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था भी स्थापित करते गए। इस व्यवस्था से राजा, जमींदार और उनकी प्रजा भी परेशान हो उठे। वे रियासतों के आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे थे। जमींदारों की सीमाओं को लेकर के विवाद उठ खड़ा हुआ। राजाओं और जमींदारों की उपेक्षा करते हुए किसानों से सीधा बंदोबस्त करने लगे। इससे मालबंदी के नाम पर राजाओं, जमींदारों और छोटे छोटे भूमालिकों से वसूली के लिए झगड़े उठ खड़े हुए। मालगुजारी के लिए ऐतिहासिक रियासतों को भी नीलामी पर चढ़ाए जाने से राज परिवारों की ओर प्रतिरोध किया जाने लगा। जनजातीय समाज कंपनी सरकार से लड़ने भिड़ने के लिए उठ खड़े हुए। विद्रोह। सबसे पहले नोनिया विद्रोह हुआ 1770 से 1800 तक। शोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। शोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। प्लासी युद्ध के समय बिहार शोरा उद्योग का केंद्र बन गया था। यूरोप के डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी शोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। मीर जाफर की सत्ता पर जब बिहार में सुदृढ़ हो गई, तब उसने अंग्रेजों को बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया। इससे डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए। फ्रांसीसियों ने इसकी शिकायत दिल्ली दरबार तक में की। बिहार में शोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। कंपनी और नोनिया के बीच में अंग्रेज व्यापारी आसामी होते थे। वे आसामी नोनिया लोगों से कच्चा शोर लेकर के कंपनी के कारखानों को दे देते थे। वे कलबी शोरा 2 से 4 रुपए प्रति मन और कच्चा शोरा 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे और नोनिया को 12, 14 या 15 आना प्रति मन देते थे। जिस शोरे के लिए कंपनी आसामियों को 1 रुपया 12 आने प्रति मन से ज़्यादा देती, कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपया प्रति मन खुशी से देने को तैयार हो रहते थे। नोनिया लोग अंग्रेज व्यापारियों के चालाकी से अवगत हो गए थे। तब उन्होंने कच्चा शोरा अन्य व्यापारियों के हाथों बेचने लगे। अंग्रेज उन्हें बाध्य करने लगे कि शोरा मेरे आसामियों को ही बेचें। इससे नोनिया लोग शोषणात्मक कार्यों से बचने के लिए विद्रोह करने लगे। उनका ये विद्रोह 1770 से 1800 तक जारी रहा था। इसके बाद हुआ सन्यासी विद्रोह बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते ही चारों ओर अराजकता फैल गई। अराजकता के उस वातावरण में भी साधु संत फकीरों की टोली घर घर अलख जलाने के लिए भ्रमण करते थे। भारतीय सांस्कृतिक समाज एवं परंपराओं से अपरिचित अंग्रेज पदाधिकारी सन्यासियों की टोली को दस्युओं का गिरोह और भेदिया समझ करके उन पर आक्रमण करने लगे। 1769 से ही किसान बंदोबस्त व लगान विधि को लेकर के बिहार के किसान कंपनी सरकार से भड़के ही हुए थे। साधु संतों फकीरों को पकड़ कर सरेआम फांसी पर लटका दिया जाने लगा। आश्रमों, मस्जिदों में इसकी प्रतिक्रिया हुई। गुरुओं ने अपने अनुयायियों से देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी योद्धा वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए
अंग्रेजों तथा उनके वफादारों पर हमला करने लगे। सारण में 5000 सन्यासियों ने कंपनी के सैनिकों से युद्ध किया और हुसैनपुर किले पर कब्जा कर लिया। सारण के आरक्षी अधीक्षक कैप्टन हिंग ने पटना से सैनिक मंगवा करके हुसैनपुर किला पर आक्रमण कर उसे तोप से उड़ा दिया, जिससे कि हजारों सन्यासी मारे गए। पूर्णिया में भी इसी तरह से आक्रमण हुए। वहां के निरीक्षक डकरेल बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा से आने वाले सन्यासियों गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाने लगे। पटना के चारों ओर विद्रोही सन्यासी बड़ी संख्या में थे, जिन्हें कि ग्रामीण उन्हें सहयोग कर रहे थे। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने घोषणा किया कि जिस गांव के किसान दस्युओं के बारे में प्रशासन को सूचना देने से मना करेगा, उसे गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। ग्रामीणों को भी सरेआम फांसी पर लटकाया जाने लगा। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल से आरंभ हुआ था और विभिन्न रूपों में 1800 ईस्वी तक चलता रहा। मजनू शाह देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई आदि सन्यासियों के गुरु थे। इसके बाद अगला विद्रोह ढाल विद्रोह हुआ। दक्षिण बिहार के पूर्वीय सिंहभूम में ढाल राजाओं का शासन था। ढाल राजा पर कर देने का दबाव डाला जाने लगा था। ढाल राजा कर देने से मना कर दिया था। कंपनी सरकार के द्वारा जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन को ढाल भूमि पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया। उसने ढाल राजा के एक भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने की लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया। कंपनी सरकार की सेना ने ढाल राजा को पराजित कर दिया। ढाल राजा क्रोध में आकर के अपनी संपत्ति सहित राजमहल को आग के हवाले कर दिया। इस खाक हुए महल पर 22 मार्च 1767 को कैप्टन फर्ग्यूसन ने कब्जा कर लिया और पटना काउंसिल ने जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल 5500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया था। एक वर्ष बाद जगन्नाथ ढाल भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। जगन्नाथ ढाल से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया। उसने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर उसके भाई नेमू ढाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी। जगन्नाथ ढाल इसका विरोध किया और अंग्रेज सेना को ढाल भूमि से बाहर कर दिया। ये विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। 1777 में कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल के शासन को मान्यता प्रदान करनी पड़ी थी। इसके बाद चुआर विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह। भूमिज जाति दक्षिण बिहार के बड़ा भूम और घाटशिला के बीच पहाड़ी प्रदेश में निवास करते थे। कंपनी सरकार के द्वारा 1769 में भूमिजों की जमीनों पर लगान बढ़ा दिया गया, जिससे कि भूमिज किसान भड़क उठे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। लगान वसूलने पहुंचे कर्मचारियों पुलिस के साथ भूमिज किसानों की झड़प हो गई, जिससे कंपनी के कर्मचारी मारे गए। भूमिज इतने उग्र थे कि अंग्रेजी फौज पीछे हटती गई। सिपाहियों को भाग करके नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी थी। भूमिजों के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन को भेजा गया, परंतु वो भी असफल रहा। विद्रोह के विस्तृत स्वरूप के आगे अंग्रेजों का दमन काम नहीं आया। निकटवर्ती उड़ीसा के पाइक, उत्तर के पंचेत, मालदा, पाटकोम तथा सिंहभूम के भूमिज भी विद्रोह में शामिल हो गए। कंपनी सरकार विवश होकर के एक समझौता किया और भूमिज एवं पाइक जाति से छीनी गई जमीनें वापस कर दी। सुबल सेन, जगन्नाथ पादा, श्यामगंजन आदि भूमि विद्रोह के प्रमुख नेता थे। समझौते के 25 वर्षों तक शांति बनी रही। 1830 तक 1805 से भूमिज विद्रोहियों को साम्राज्यवादी पसंद बंगाली कर्मचारी चुवार कहते थे, इसलिए भूमिज विद्रोह को चुवार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ देव विद्रोह 1773 से 85। संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव विद्रोही पहाड़िया सरदारों को सहयोग कर रहे थे। कैप्टन ब्रुक जगन्नाथ देव को परेशान करने लगा। लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव विद्रोही पहाड़िया सरदारों को सहयोग दे रहे थे। कैप्टन ब्रुक जगन्नाथ देव को परेशान करने लगा, जिससे कि वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अप्रैल 1773 में देवघर के नज़दीक त्रिकुट पहाड़ के पास में ब्रुक के सैनिकों और घटवाल सरदार जगन्नाथ देव के योद्धाओं के बीच में मुठभेड़ हुई।
जगन्नाथ देव के सैनिक तीर तलवार के साथ में युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज सैनिक तोप बंदूकों के साथ में। तोप की मार से जगन्नाथ देव के योद्धा बड़ी संख्या में हताहत हुए थे। जगन्नाथ देव को अपना किला खो देना पड़ा। 1775 में वे पुनः विद्रोह पर उतर आए। 76 में उनकी जिम्मेदारी उनकी बेटे रूपनारायण देव को सौंप दी गई, लेकिन रूपनारायण देव ने भी कंपनी की सत्ता को चुनौती दे डाली। अंग्रेजों के विरुद्ध वो भी अपने पिता की तरह लड़ते रहे। पहाड़िया सरदार उन्हें सहयोग करती रही, परंतु तोप की मार से रूपनारायण देव के योद्धा पराजित हो गए। अंततः 1785 में रूपनारायण देव ने हथियार डाल दिए। इसके बाद हो जनजातियों का विद्रोह हुआ, कोल जनजाति। 1769 में रैयत कर बढ़ा दिए जाने और भूमि बेदखली आदि को लेकर के दक्षिण बिहार के हो जनजाति कंपनी सरकार के कर्मचारियों पुलिस से नाराज थे। 1818 के समय कंपनी सरकार कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड पर काम शुरू करवाया। वो सड़क मुंडाओं के कई गांवों से होकर के गुजरती थी। अंग्रेज ठेकेदार मुंडाओं को बेगार करने के लिए बाध्य करने लगे, उनके संस्थानों को भी जबरन लेने लगे थे। तब हो तीरों से अंग्रेज कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे। वे ये भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा ऐसा हमारे क्षेत्र में प्रवेश करे। रैयत कर बढ़ते जाने और जबरन वसूली से भी वे नाराज थे। वे लोगों का ये विद्रोह सिंहभूम से लेकर के उड़ीसा के क्योंझर जिले तक फैल गई थी। मेजर रफसेज ने हो विद्रोहियों को दबाने के लिए एक बटालियन के साथ वहां पे पहुंचा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों का काफ़ी नुकसान हुआ। जंगल पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में अंग्रेज सिपाही भी भटक गए, जिन्हें तीरों से मार डाला गया। हो लड़ाके जंगलों पहाड़ों पर मोर्चा बना रखा था। उनके घरों पर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर कि अंग्रेजों के दमन चक्र चलाया गया। गांव के गांव जला दिए गए। लाचार होकर 24 गांव में मुंडा योद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु गुमला, गम्हरिया, बरंडा पीर के हो योद्धा सक्रिय रहे और अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करते रहे। विद्रोही सरायकीला, चैनपुर, चक्रधरपुर के गांव-गांव में फैल गए। वे बामन घाटी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिससे कि अंग्रेज उड़ीसा की ओर जा नहीं पा रहे थे। बंदूक तथा तोप के बदौलत अंग्रेज तीर कमानों से लैस मुंडाओं का काफ़ी नुकसान पहुंचाया, फिर भी वे युद्ध करते रहे। 1821 में हो विद्रोहियों को कठोरता के साथ में दबा दिया गया। अंततः कंपनी सरकार के साथ हो विद्रोहियों का समझौता हुआ। अंग्रेजों के बंगाली कर्मचारी हो जनजातियों को कोल कहते थे, इसीलिए इस विद्रोह का नामकरण कोल विद्रोह भी हुआ। उस समय नर बलि देने वाली जनजातियों को कोल कहा जाता था। इसके बाद तमाड़ विद्रोह हुआ। रांची किले के तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा समाज अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। स्थायी बंदोबस्त के कारण मुंडाओं की जगह जमीन का जंगल से संबंध बदल गए थे। मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह दबाने के लिए 1783 में मेजर क्रॉफर्ड को तमाड़ भेजा गया। उन्होंने मुंडा विद्रोहियों को बंदूक तथा तोपों से बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। 5 वर्षों के बाद 1779 में विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का पुनः विद्रोह हुआ। कैप्टन होगन को भेजा गया, परंतु वो भी असफल रहा। होगन के बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया, जिसने कि मुंडाओं का कत्लेआम कर विद्रोह दबाने में सफल हुआ था। इसके बाद 1807 में दुखन मुंडा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू हुआ। बंदोबस्ती, पुलिसिया दमन चक्र, लगान वृद्धि, कर वसूली आदि से क्षुब्ध होकर के मुंडा जनजाति विद्रोह करने पर बाध्य हो गए थे। कैप्टन रफसीज ने क्रूरता से विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद हुआ पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति बिहार के वीरभूल जिले में, जो कि वर्तमान में संथाल परगना है, यहाँ के पहाड़ियों पर निवास करती थी। इस जिले के वीरभूमि जिले पे 1770 में वीरभूम में अकाल पड़ गया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने हाट बाजारों, गांवों, घरों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को मुगलों का संयुक्त सेना के साथ में पहाड़िया लोगों से संघर्ष हुआ, जिसमें कि पहाड़िया सरदार रमना आहाड़ी गिरफ्तार हो गया। सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में पहाड़िया सरदार करिया पुजहर, चिंगरू, सवरिया, पाचगे, डोम्बो,
ने उधवा नाला के पास में संयुक्त सेना पर आक्रमण करके काफ़ी क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 1800 के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र से संथाल जनजाति को लेकर के पहाड़िया क्षेत्र में बसाना शुरू कर दिया। पहाड़िया लोगों ने इसका विद्रोह किया और अंग्रेज कर्मचारी, सैनिक, पादरियों पर आक्रमण करने लगे थे। बिना अनुमति के अंग्रेज ठेकेदार के द्वारा जंगल काट करके भूमि तैयार करने का महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी विरोध किया था। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर 1807 में उन्हें फांसी दे दी गई। पहाड़िया सरदार इसकी प्रतिक्रिया में आक्रमण करने लगे। तब अंग्रेजों ने समझौता का रास्ता अख्तियार किया। पहाड़िया नेताओं को सरदार की उपाधि, पेंशन, स्वशासन, खाद्य सामग्री आदि प्रदान करने के साथ साथ लगान वसूली का अधिकार भी प्रदान कर दिया। पहाड़ी लोगों की दशा सुधारने के लिए अगस्टक क्लीवलैंड ने योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया। समझौता के बावजूद पहाड़ी सरदार अंग्रेजों के काफिले पर आक्रमण करते रहे। मुंडा विद्रोह। मुंडा जाति 1831 से 33 वर्ष में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया था। वो सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिण बिहार के जंगल, पहाड़, तिलहटियों में मुंडा जनजाति निवास करती थी। उनके समाज में रुपया पैसों का प्रचलन भी नहीं था। वे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी इच्छा पूर्ति करते थे। ऐसे लोगों पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कानून के तहत में मालगुजारी देने का भार आ गया था। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तुओं के स्थान पर पैसा चाहते थे, जो वे नहीं दे पाते थे। ऐसी मानसिकता रखने वाले मुंडाओं पर मालगुजारी देने का भार आ गया। ऐसे ही समय महाजनों तथा साहूकारों की जड़ें मजबूत होने लगी थी। मालगुजारी वसूल करने के लिए कर वसूलने पहुंचे जाते थे। जंगलों से लाए गए सामानों को जबरन जब्त कर लेने लगे। मवेशी को हाँक ले जाते थे, बेगारी करवाते थे। रांची जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता था। वे नई व्यवस्था को समझ भी नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी, जेल, बेगारी, थाना, पुलिस के चक्कर में लगाते लगाते वे थक भी चुके थे। वे आक्रोशित होकर के संगठित होने लगे। इसी बीच सिंगराय मुंडा के 12 गांव सिख सैनिकों को दे दिया गया। मुंडा महिलाओं पर अत्याचार होने लगे। इससे आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। अंग्रेज समझौता का रास्ता अपनाया। मुंडाओं का कहना था कि महाराजा छोटा नागपुर को छोड़ करके किसी भी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे थे। महाराजा के वकील ने उन्हें कहा कि विद्रोह नेताओं को माफ़ कर दिया जाए तो विद्रोह शांत हो सकता है। 29 मार्च 1832 को सरकार की ओर माफ़ी की घोषणा कर दी गई, परंतु घोषणा के विपरीत आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को सरेआम गोली से मार जाने लगा। महाराजा के हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोही शांत तो हो गए, परंतु जब अंग्रेज उनके गांव में घुसकर बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने लगे, तब विवश होकर के मुंडा विद्रोही अपने सरदारों के साथ आत्मसमर्पण करने लगे थे। संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को कम समय के लिए बंदी बनाया जाए। 5000 से अधिक मुंडा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण वाले बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद गंगा नारायण सिंह का विद्रोह हुआ 1832 से 33 में। 1832-33 में धालभूम, बड़ा भूम तथा पाटकुम परगनों में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिजों का व्यापार विद्रोह हुआ। ये विद्रोह बड़ा भूम के राजा, उसके पदाधिकारी, विशेष करके दीवान माधव सिंह और कंपनी सरकार के खिलाफ हुआ था। 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इस हत्या के साथ में विद्रोह की शुरुआत हुई। बड़ा भूम के राजा बिलाक नारायण की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच में उत्तराधिकारी का झगड़ा हुआ। अंग्रेज के द्वारा झगड़ों को हवा दे रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? इस झगड़े को हवा दे रहे थे। कंपनी सरकार ने हस्तक्षेप किया और रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त कर दिया। 1798 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। उनके दोनों पुत्र गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के झगड़ा हुआ।
गंगा नारायण सिंह ने गंगा गोविंद सिंह का पक्ष लिया, जिससे कि वे राजा बन सके। माधो सिंह दीवान बने। दीवान बनते ही राज परिवार के गंगा नारायण सिंह को हर तरह से परेशान करने लगे। गुजारे के लिए जागीर को भी जब्त कर लिया। गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 को दीवान माधो सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद घटवालों की बड़ी सेना लेकर के वे राजस्व वसूलने निकल पड़े। 14 मई 1832 को मजिस्ट्रेट रनसेल के सैनिकों पर हमला किया, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते रहे। कैप्टन डेंट ने विद्रोहियों को नुकसान पहुंचाया। 7 अप्रैल 1833 को गंगा नारायण सिंह ने खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण किया, परंतु लड़ाई में वे धोखे से मारे गए। उनका सिर काटकर कमिश्नर थॉमस विल्किंसन के पास रांची भेजा गया। इसके साथ ही विद्रोह शांत हो गया। इसके बाद हुआ संथाल विद्रोह बिहार में। संथाल जनजातियों ने 1885 में कंपनी सरकार की अमानवीय कानूनी कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस, महाजनों, कंपनी सरकार के एजेंट तथा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संथालों को जमीन से धोखाधड़ी कर बेदखल कर दिया जाने लगा। महाजनों के जाल में फंसकर भी वे अपनी ज़मीनें गंवा दे रहे थे। अंग्रेज ठेकेदार उनके साथ में अमानवीय व्यवहार करते रहे। संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास में हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्रों को लेकर वीरभूम जिले के राजमहल क्षेत्र में बसाया गया था। संथाल बसावट क्षेत्र को दामिने को नाम दिया गया। बाद के क्रम में संथाल मजदूरी के लिए अन्य क्षेत्रों में भी बसे। कंपनी सरकार के एजेंटों ने संथाल मूल क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा किया। संथालों को राजमहल के दामिनी कोह में बसने के लिए मजबूर करने लगे। उन्हें लगातार एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों, पुलिस आदि से परेशान होना पड़ा। महाजन अपने जाल में फंस करके उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया था। ठेकेदार उनके साथ में अमानवीय व्यवहार करते रहे थे। इन दबावों के फलस्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। शोषण के खिलाफ वे थाना में शिकायत करने लगे थे। उल्टे शिकायतकर्ता को ही लुटेरा बता करके जेल में बंद कर दिया जाता। दीघी थाने का दरोगा महेश दत्त सजा देते थे। वे एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। संथालों का असंतोष बगावत के रूप में सामने आया। 30 मई 1855 को भोगनाडीह के चुन्नू माझी के 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने 10,000 संथालों के साथ में विद्रोह करके झंडा बुलंद कर दिया। दरोगा महेश दत्त की हत्या कर दी। संथाल विद्रोह पूरे दक्षिण बिहार में फैल गई। विद्रोहियों और पुलिस के बीच में संघर्ष चलती रही। चांद और भैरव पुलिस की गोली के शिकार हो गए। चांद और भैरव, सिद्धू और कान्हू को जंगल में पकड़ लिया गया और बड़हैत में फांसी दे दी गई। पूरा भोगनाडीह गांव को अंग्रेजों ने आग लगा करके जला दिया। सरकारी दमन के बावजूद अगस्त 1855 में 30,000 संथाल कंपनी सरकार का विरोध करते रहे। भूख और व्याधियों से त्रस्त संथाल अंग्रेज सैनिकों से सामना नहीं कर सके। क्रूरता के साथ संथाल विद्रोह को जनवरी 1856 तक दबा दिया गया। लगभग 60,000 संथाली इस क्रूरता के शिकार हुए थे। लोटा विद्रोह। कंपनी सरकार जेल कैदियों के साथ में अमानवीय व्यवहार करती थी। जेल के अंग्रेज अधिकारी उन्हें मनुष्य मानते नहीं थे, इसलिए उन पर बेमौके पिटाई किया जाता था। खाने पीने रहने तक में ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। अमानवीयता से तंग आकर के मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने जेल के भीतर 1856 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के तत्व तो जमा हो ही रहे थे। ऐसे ही समय जेल कैदियों को पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। जेल अधिकारियों के इस निर्णय का कैदी विरोध करने लगे।
कैदियों की सहानुभूति में पूरा मुजफ्फरपुर जिला आक्रोशित हो उठा। जनता की आवाज़ में इतना दम था कि अंग्रेज अधिकारी भी बढ़ते विद्रोह से सहम गए और कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से अविवादित किया गया। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु तत्कालिक राजनीतिक परिवेश में इस आंदोलन का रूप भारत में अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से एक धार्मिक राजनीतिक रंग ले लिया। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। यह आंदोलन 46 वर्षों तक 1822 से 68 तक चलता रहा। वहाबियों का मानना था कि अंग्रेज कट्टर ईसाई हैं, इसलिए सच्चे मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि मशरिकों यानी ईसाइयों के द्वारा प्रशासित देश का त्याग करना था। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेजों के रहते सुधार संभव नहीं है, इसीलिए वे कंपनी शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। वहाबी ये प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेज शासन के अंतर्गत भारत दारुल हर्ब यानी काफिरों द्वारा शासित देश बन चुका था। अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए अफगान काबिलों की मदद से शेताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया। इस राज्य के लिए सैनिक और आर्थिक साधन जुटाने के लिए पटना में केंद्र स्थापित की गई। अंग्रेजों और वहाबियों के बीच में 1852-58 में संघर्ष हुआ, जिसमें कि वहाबी पराजित हुए। 1857 की क्रांति के समय वहाबी पुनः सक्रिय हुए और विद्रोहियों के साथ मिल करके संघर्ष करने लगे। 1863 में संघर्ष हुआ, जिसमें कि वहाबी पराजित हुए। बड़ी संख्या में वहाबियों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के याहिया अली, अमीर खां, हसमतदाद खां, अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास दे करके काली मंदिर अंडमान भेज दिया गया। काला पानी भेज दिया गया, यानी अंडमान में। पटना में वहाबियों की शक्ति 1870-71 तक समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद राजाओं का प्रतिरोध हुआ। उत्तर बिहार के राजा कंपनी सरकार के समक्ष नतमस्तक हो चुके थे, परंतु दक्षिणी बिहार के नागवंशी राजाओं, रामगढ़ राज, पलामू के चेरो राजा, सिंहभूम के राजाओं, सरायकेला खरसाओं, आसन बनी राज आदि कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति का प्रतिरोध करने लगे थे। बिहार के छोटा नागपुर खास पर नगवंशी राजाओं का ऐतिहासिक शासन व्यवस्था थी। नागवंशी राजा पर वर्चस्व स्थापित करने का अर्थ था पूरे दक्षिणी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर देना। नागवंशी राजा 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया था, परंतु अंग्रेजों के सह पर रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह ने नागवंशी राजा के एक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिससे कि वसूली नहीं हो पा रही थी। नागवंशी राजा कर देना बंद कर दिया था और इस संबंध में पटना काउंसिल के पास में एक आवेदन भी दे दिया गया था। रामगढ़ राज पर राजस्व बढ़ाते चले गए, जिसका प्रतिरोध रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह ने किया था। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हमने जो इसमें पढ़ा है वो सारे प्रश्न का उत्तर देंगे। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र था पटना भागलपुर, याद है ना। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था सबसे पहले। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना फैक्ट्री स्थापित किया था? किस वर्ष किया था पटना फैक्ट्री? 1632 में किया था। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की थी? पटना में 1651 में। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? चंद्रनगर था। यूरोपीय व्यापारी के भारत आकर व्यापार करने के क्या कारण थे? भारत आकर के व्यापार करने का कारण था सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपीय ईसाइयों के द्वारा टर्की के मुसलमानों के बीच युद्ध, धार्मिक युद्ध, भारत की संपन्नता, ये सारे ही कारण थे। किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? फारुखशियार। किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया गया था? फारुखशियार ने। औपनिवेशिक कंपनी
सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1765 में हुआ था। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन कब रहा था? द्वैध शासन रहा था 1765 से 72 में। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर लिया था? 26 लाख रुपए। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब यानी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन बना था? सीताब राय। किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तैवर्निये ने। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? 30 लाख। बिहार में द्वैध शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते कौन थे? मराठे। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? मराठों से। कंपनी सरकार के कार्यालय में किस वर्ष बिहार में भीषण आग लगा था? 1770 में भीषण आग लगा था बिहार में। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप के कारण क्या थे? राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, ये सभी कारण थे कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के। बिहार में नूनिया विद्रोह का कारण क्या था? नूनिया विद्रोह का कारण था शोरा। देश को गुलामी से मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, ये सन्यासी विद्रोह के समय का ये उद्घोष किसका था? ये उद्घोष था सन्यासी गुरुओं का। वीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? पहाड़ी जनजाति ने। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था आपके 1831 में। संथाली विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? संथाली विद्रोह 1855 में प्रारंभ हुआ था। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना था। इस सेशन में बस इतना ही। सीरीज़ के आगे वीडियोस मिलेंगे जिसमें बाकी सारे बचे हुए जितने भी ग्राउंड से हैं वो सारे कंप्लीट किया जाएगा।